Question number 13th. In Young's double slit experiment, two disturbances, मतलब two waves, disturbances मतलब waves. So two waves arriving at a point P have phase difference of pi by 3. The intensity of this point expressed as a fraction of maximum intensity I0 is. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इजी क्वेश्चन है. In Young's double slit experiment, two disturbances, मतलब two waves arriving at a point P have phase difference of pi by 3. तो phase difference pi by 3 है. The intensity of this point expressed as fraction of maximum intensity I0. Okay, so fraction of maximum intensity I0 मतलब P point पे जो resultant intensity होगा उसको आपको in terms of maximum intensity लिखना है. That's it. ऐसे क्वेश्चंस में normally you have to take intensity of both the sources as same. तो अगर दोनों सोर्सेज का इंटेंसिटी सेम होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है? 4i cos स्क्वायर पाई बाई 2. अब अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होना है तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हाट इज फाई वैल्यू? नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस कितना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इतने टाइम से कर रहे हैं. मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट पॉइंट मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब फेज डिफरेंसेस 2n पाई, 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई. तो जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वहां पे पाई की वैल्यू कितनी है? 2n पाई. तो cos ऑफ पाई मतलब cos ऑफ 2n पाई इज 1. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को इन्होंने क्या बोला है? I0. क्या बोला है? I0. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी? I0. 4i cos स्क्वायर 1 ना. हाँ, तो cos स्क्वायर की वैल्यू 1 है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 है. बराबर, सही है. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन एट. ये जो है ना, ये cos फाई है लेकिन हमारे पास फाई बाई 2 है. तो फाई बाई 2 बराबर व्हाट इज cos ऑफ 2n पाई बाई 2? कितना होता है cos ऑफ 2n पाई बाई 2? n पाई. व्हाट इज cos ऑफ n पाई? n की वैल्यू क्या क्या थी? 0 थी. cos 0 इज 1. फिर क्या था? 1 था. cos पाई इज -1. फिर 2 था. cos 2 पाई इज +1. फिर 3 था. 3 पाई इज -1. तो 1 -1 1 -1 मतलब इन शॉर्ट +-1. इसलिए तो मैंने बोला cos ऑफ cos स्क्वायर इज 1, क्योंकि cos ऑफ ये जो आपके पास आया 5/2 इसकी वैल्यू आ गई +-1. इसलिए cos स्क्वायर 5/2 आपके पास आ गया +1, क्योंकि प्लस माइनस का स्क्वायर इज प्लस. तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसको डिनोट करोगे I0 से, दैट इज इक्वल टू 4i और एक वैल्यू कितनी है? 1. इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे इसको. तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. गुड. अब आपको पूछा है P पॉइंट पे जहां पे फेज डिफरेंस कितना था? पाई बाई 3. वहां पे इंटेंसिटी कितना है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी? तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा? 4i cos स्क्वायर पाई बाई 3/2. तो IP इक्वल टू 4i cos स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब cos स्क्वायर 30. व्हाट इज cos ऑफ 30? √3/2. तो उसका स्क्वायर 3/4. वेरी गुड. लेकिन 4i क्या है? I0. तो आंसर क्या है? 3i0/4. तो 3i0/4. तो 3i0/4 ऑप्शन नंबर डी. और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो. क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि हमारे पास एक पॉइंट है जहां पे फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है, उसका इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है? दैट इज द क्वेश्चन. डन. तो सबसे पहले जैसे ही मैक्सिमम इंटेंसिटी ये वर्ड आया तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा है 4i cos स्क्वायर 5/2, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई की वैल्यू होती है 2n पाई. और हमको क्या चाहिए? 5/2 चाहिए. तो 5/2 मतलब 2n, पाई/2 मतलब n पाई. और उसमें से भी हमको cos स्क्वायर n पाई चाहिए. cos ऑफ
0 is 1, cos of pi is -1, 2 pi is +1, 3 pi is -1, तो +-1 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 और इसको क्या नाम दिया है I0 I0, तो ये आ गया I0 = 4I, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पूछा था कि एक दूसरा पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये आएगा 4I cos स्क्वायर, लेकिन फाई कितना है π/3/2, ये 4I क्या है I0 है, π/6 cos ऑफ π/6 इज √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3I0/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th, two monochromatic light waves of amplitude 3A and 2A interfering at a point have a phase difference of 60 degree. The intensity at that point will be proportional to, simple question है। Why? Because you already know resultant intensity का फॉर्मूला आपको पता ही है। What is resultant intensity in terms of amplitudes? A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of phi। A1 की वैल्यू आपको दी है कितनी 3A, A2 की वैल्यू दी है आपको 2A, तो फिर ये आप लिखोगे IR प्रोपोर्शनल टू 3A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3A इंटू 2A इंटू कॉस ऑफ हाउ मच इज 560, 60 मतलब π/3, कॉस ऑफ 60 1/2, 1/2 होता है ना, कॉस 60 हाफ होता है ना, तो IR इज प्रोपोर्शनल टू 9A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12A स्क्वायर, और ये कितना 1/2, 1 एंड 6 9, और ये 10, 6 + 4 10 + 9 19, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 19A स्क्वायर, 19A स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर यू विल हैव टू स्पेंड टाइम इन थिंकिंग अबाउट दिस। टू सोर्स ऑफ लाइट, मतलब टू सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम एंड 3500 एंगस्ट्रॉम आर यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट simultaneously. Which order of fringes of the two wavelength patterns coincide? मतलब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो अलग अलग वेवलेंथ है, तो दो अलग अलग वेवलेंथ सेम स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे, और कौन से ऑर्डर्स कोइंसाइड होंगे। तो जिनके कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रीमली क्लियर है, एक चीज तो पक्का है कि वेवलेंथ अगर सेम नहीं है तो फ्रिंज विड्थ सेम नहीं है, तो फ्रिंज विड्थ अगर सेम नहीं है तो किसी का फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, किसी का फ्रिंज विड्थ कम है, किसी का मतलब दो वेवलेंथ है उसका मैं बोल रहा हूँ, तो इन कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। तो लेट अस से, चलो मैं आपको ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन था, एंड लेट अस से ये स्क्रीन का सेंटर है। अब वेवलेंथ लाइट का कुछ भी हो, 2500 हो या फिर 3500 हो, वॉट एवर इट इज, यू शुड नो कि सेंटर पे क्या बनेगा, ब्राइट बैंड, मतलब सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव होगा, दोनों का कंस्ट्रक्टिव होगा, दोनों का ही कंस्ट्रक्टिव होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा है, तो एक का फ्रिंज विड्थ दूसरे के कंपैरिजन में इट इज मोर, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा मोर और लेस, समझ लो। देन इन्होंने ये पूछा है आपको कि विच ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ पैटर्न कोइंसाइड, तो होगा क्या बेसिकली, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, दोनों अलग अलग कलर है, दो अलग अलग कलर्स का आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा सेम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे कोइंसाइड हुआ, सेंटर पे तो होगा ही कोइंसाइड,
उसके बाद वापस से इनका कोइंसाइड, एग्जैक्टली कोइंसाइड होना किसी एक नंबर ऑफ ऑर्डर पे होगा। एग्जैक्ट कोइंसाइड बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट कोइंसिडेंस। तो एग्जैक्टली कहाँ कोइंसाइड होंगे? समवेयर, लेट अस से वो समवेयर जो है वो ये है। इमेजिन दिस इज दैट प्लेस वेयर अगेन द टू ब्राइट फ्रिंजेस एग्जैक्टली कोइंसाइड। और मैंने जानबूझ के ब्राइट फ्रिंज ये वर्ड यूज किया है क्योंकि दिखता हमको ब्राइट है, तो हम हमारे आंखों से ब्राइट फ्रिंजेस देखते हैं, तो वी कैन एक्चुअली सी कि एग्जैक्टली कौन सा फ्रिंज कोइंसाइड होगा। तो दिस इज द सिचुएशन। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, ये और ये हो नहीं सकता। मैंने अभी बोला अगर वेवलेंथ अलग है तो फ्रिंज विड्थ अलग है। अगर फ्रिंज विड्थ अलग है तो पहले वेवलेंथ का फिफ्थ ऑर्डर और दूसरे वेवलेंथ का फिफ्थ ऑर्डर कभी भी ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि फ्रिंज का साइज सेम नहीं है। नंबर टू फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। करेक्ट? क्लियर? तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा है। तो तुम अगर लॉजिकली सोचोगे तो ऑप्शन नंबर बी है, ए हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? लुक लुक एट द पैटर्न। जिसका फ्रिंज विड्थ कम है उसका ज्यादा नंबर होगा ना। अभी देख लो, इमेजिन 1 2 3, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका 3 ही फ्रिंजेस आया। लेकिन जिसका वेवलेंथ कम है 1 2 3 4 5, तो जिसका वेवलेंथ कम है उसके ज्यादा फ्रिंजेस होंगे, और जिसका वेवलेंथ उसका कम आएगा। तो जो पहला सोर्स है जिसका वेवलेंथ कम है उसका ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले का ऑर्डर क्या है? यहाँ क्या है? 5। तो पहले का ऑर्डर ज्यादा है, यस। वेवलेंथ कम था, यस। दूसरे का ऑर्डर कम है, वेवलेंथ ज्यादा था, यस। पहला ऑप्शन देखोगे तो होगा नहीं। तो लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सपोज सॉल्व करना ही है तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कल सॉल्व किया था। देखो, तुम जब बोलते हो ना कि फ्रिंज कोइंसाइड होगा, तो अल्टीमेटली वो एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। एक कोई तो एक पॉइंट पे, एट सम पॉइंट कोइंसाइड तो एक पॉइंट पे होगा ना। स्क्रीन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं? यस, वेरी गुड। कल एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो, याद है आपको? ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बोला था पाथ डिफरेंस इज सेम। याद है? पाथ डिफरेंस इज सेम। नहीं याद? कल ही सॉल्व किया था क्वेश्चन हमने। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, ऐसा क्यों लिखा था आपने? क्योंकि सिर्फ उस पॉइंट पे फिक्स पॉइंट पे हमने जो सोर्सेज यूज किए थे, पहले वेवलेंथ अलग था, बाद में वेवलेंथ अलग था, लेकिन पॉइंट क्या था? सेम। तो यहाँ पे भी तो जहां कोइंसाइड होंगे वो सेम पॉइंट है, सिर्फ आपने चेंज क्या किया? वेवलेंथ। इसका मतलब जो दो स्लिट से लाइट यहाँ पे आएगा, द लाइट कमिंग फ्रॉम टू स्लिट्स, रिमेंबर, the light coming from two slits will always travel the same distance। सिर्फ आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया है, इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो भी फिक्स्ड है। मतलब ये पी ए और ये क्यू ए, तो क्यू ए माइनस पी ए क्या है? कांस्टेंट है। क्यू ए माइनस पी ए कांस्टेंट मतलब पाथ डिफरेंस कांस्टेंट। तो अगर ये भी समझ में आ जाता कि कोइंसाइड एक किसी पॉइंट पे होता है, इसका मतलब वो पॉइंट फिक्स है। पॉइंट फिक्स है तो मतलब पाथ डिफरेंस भी फिक्स है। पाथ डिफरेंस फिक्स है तो एन लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट है। ये तो कल ही देखा था हमने। तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सिंपल। अभी आपको पूछा है कि कौन से दो कोइंसाइड होंगे, तो सॉल्व कर लो अभी इसको। क्या क्या प्रॉब्लम है इसका? व्हाट इज दिस वैल्यू एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? 5 एंड 7 था। तो n1 बाई n2 कितना आ गया? हाँ, तो एक 7 एक 5, एक 7 एक 5, डन। हाँ ठीक है, 7/5, लेकिन एक 7 एक 5 में ऐसा करूंगा तो ओके। ओके, ये आ गया बस अभी, ठीक। हाँ, n2/n1 इज 5/7, खत्म। तो सॉल्व करने से मुझे नहीं लगता कुछ है यहाँ पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर नथिंग टू राइट। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे अलग था, वो गलती से दे दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। In a double slit experiment, the distance between the slits is d। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस दी है। द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स। इफ अ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स। अगर पहले हमने सॉल्व किया था इसका डार्क के लिए, याद है क्या? वन ऑफ द स्लिट्स के अपोजिट में
पहले एक बार आई थिंक फिफ्थ डार्क था, बाद में थर्ड डार्क था, ऐसे दो क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे बोला है एक स्लिट के एग्जैक्टली अपोजिट हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज बना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट ब्राइट फ्रिंज? तो डू यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन? क्या हो गया? डू यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन याद होगा तो आंसर भी इमीडिएटली याद होगा। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे दो स्लिट्स है, दो स्लिट्स, तो सम टू स्लिट्स हियर, और उन दोनों में से एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने, लेट अस से इसके एग्जैक्टली सामने एक ब्राइट फ्रिंज बना। तो वी डोंट नो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, क्योंकि वही तो पूछा है, तो हमको पूछा है एन, ये nth ब्राइट है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन? एन लैम्डा डी बाई डी। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, और ये टोटल डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो ये डिस्टेंस कितना है? d/2। लेकिन यही डिस्टेंस क्या है? एन लैम्डा डी बाई डी। ये क्वेश्चन हमने डार्क बैंड के लिए सॉल्व किया है अगेन। वहां पे बोला था एक स्लिट के सामने फिफ्थ डार्क है, यहाँ पे बोला है एक स्लिट के एग्जैक्टली अपोजिट में nth ब्राइट है, और वो n ही फाइंड करना है आपको। वहां पे हमने फिफ्थ डार्क बोला था तो 2m-1 लैम्डा डी बाई 2d फॉर्मूला यूज किया था, 9 लैम्डा डी बाई 2d आया था, इक्वल टू d/2 लिखा था। फिर वहां से आपको शायद उस क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर वेवलेंथ पूछा था कि क्या पूछा था, स्मॉल डी पूछा था शायद, वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा है, तो एज यू कैन सी ये d/2 और ये n लैम्डा डी बाई डी क्या है? सेम है। तो यू हैव d/2 इक्वल टू n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्या पूछा आपको? ऑर्डर हो गया, ऑर्डर n इक्वल टू d² बाई 2 लैम्डा डी। तो हो गया d²/2 लैम्डा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमम, मतलब n इक्वल टू 10 ऑफ वेवलेंथ λ1, तो वेवलेंथ अलग अलग है। पहले केस में वेवलेंथ λ1 है, इज एट अ डिस्टेंस y1, तो जिसको हमने xn बोला है उसको वो लोग y1 बोल रहे हैं। 10th ब्राइट के लिए डिस्टेंस क्या है? y1, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, राइट, फ्रॉम इट्स सेंट्रल मैक्सिमम, एंड फिफ्थ मैक्सिमम of wavelength λ2 is obtained at a distance y2 from its central maximum, then ratio y1 by y2 will be। Coming back to this question, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतना है कि दो वेवलेंथ है, दो वेवलेंथ है तो फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगा। तो एक वेवलेंथ का λ1 वेवलेंथ का 10th मैक्सिमम का डिस्टेंस कितना है? y1, और दूसरे वेवलेंथ λ2 का फिफ्थ मैक्सिमम का डिस्टेंस कितना है? y2, और आपको रेशियो क्या पूछा है? y1 by y2। इजी, easy। Can you tell me what is the distance of nth bright band from center of the screen? n lambda d by small d। They are calling this as y instead of x, क्योंकि स्क्रीन वर्टिकल रखा होगा तो x यहाँ पे y। पहले केस में वेवलेंथ कितना था? बाय द वे चलो वो भी छोड़ दो, d बाई डी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बोला है आपको कि कैपिटल डी एंड स्मॉल डी दे आर चेंजिंग, तो y इज प्रोपोर्शनल टू n लैम्डा। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। y बिकॉज नाउ आपको क्या पूछा है? y1 बाय y2, तो y1 बाय y2 विल बी इक्वल टू n लैम्डा n1 लैम्डा 1 अपॉन n2 लैम्डा 2। पहले केस का n1 10 था, लैम्डा 1 के लिए फ्रिंज का नंबर क्या था? 10, तो ये क्या आएगा? 10 लैम्डा 1, और ये क्या आएगा? 5 लैम्डा 2, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वेवलेंथ जब यूज किया तब n2 was 5, 1 जा n 2 जा, तो हो गया 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 2 mm टू nm। अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 नैनोमीटर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इतने कम डिस्टेंस पे अगर दो स्लिट होंगे तो दे मे नॉट बी बिहेविंग एज टू सेपरेट स्लिट्स, दे मे बी बिहेविंग एज अ सिंगल स्लिट। तो मुझे थोड़ा डाउट है कि ये 2 nm होगा, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे mm लिख के देखते हैं, फिर आंसर में भी चेक करना पड़ेगा, तो ठीक है।
इसको mm लिख के तो देखते हैं। तो नैरो स्लिट ऑफ विड्थ, वैसे एक ही स्लिट है, एक ही स्लिट है ना, लेकिन बहुत छोटा स्लिट है, नैनोमीटर इज टू स्मॉल। तो ये सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 2 mm is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. The distance between the first minima on either side on the screen at a distance 1 meter is. डिफ्रैक्शन पैटर्न में सबसे सेंटर पे सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, उसको क्या बोलते हो? उसके दोनों साइड पे क्या होता है? फर्स्ट मिनिमा। इन्होंने आपसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस द फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, ईदर साइड सेंटर के दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमा मतलब किसका वेट पूछा है? सेंट्रल मैक्सिमा का वेट पूछा है, घुमा फिरा के सेंट्रल मैक्सिमा का वेट पूछा है। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? 2 लैम्डा डी बाई ए, वेयर ए इज स्लिट विड्थ। जिनको अभी भी क्लिक नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अभी प्रिपरेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ये सेंट्रल मैक्सिमा था, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड पे होता है मिनिमा। मतलब अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस पूछा है मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछा है इन शॉर्ट। तो 2 इंटू लैम्डा इज 500 नैनोमीटर मतलब 5 इंटू 10 टू -7। डी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2। 2 मेरे हिसाब से मिलीमीटर होना चाहिए, मिलीमीटर ही होना चाहिए, क्योंकि इतना छोटा तो फिर स्लिट पॉसिबल नहीं है। कैंसल एंड कैंसल, तो ये ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 10 टू माइनस मतलब 0.5 इंटू 10 टू -3 मतलब 0.5 mm, 0.5 mm। तो 0.5 mm है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ नहीं, एक मैंने बोला करेक्शन है। अब हाउ डू यू नो यहाँ पे करेक्शन है? डिफ्रैक्शन पैटर्न जब आप, मे भी अगर एपरेटस पॉसिबल हो तो मैं एक दिन करके दिखाऊंगा आपको, डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। ग्राफ पेपर पे ये मिनिमास को नोट डाउन करते हैं। ग्राफ पेपर में एक लाइन का स्केलिंग कितना होता है? 1 mm, 1 mm होता है ना, कि नैनोमीटर में होता है उधर? तो दैट इज हाउ यू लॉजिकली थिंक कि विड्थ नैनोमीटर में तो नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शंस है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैन नेवर गो बियॉन्ड 10 पावर -4 -5 मीटर। व्हाई? अगेन वन मोर थिंग, यू डू नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन मेजर अप टू नैनोमीटर ऑफ लेंथ। उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, नैनोमीटर तुम मेजर नहीं कर सकते हो जो हमारे पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है उससे। तो विथ करेक्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In YDSC, Young's double slit experiment, distance between two sources is 0.1 mm, मतलब small d दे दिया। The distance of screen from the source is 20 centimeter, capital D. Wherein the light used is 5460 angstrom, then angular position of first dark fringe is. सिंपल है ये। चलो एंगुलर पोजीशन तो छोड़ो, मुझे लीनियर पोजीशन बताओ। मुझे बताओ कि mth डार्क कहाँ बनता है डिस्टेंस स्क्रीन से? 2m -1 लैम्डा डी बाई 2d। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करना हो, डिवाइड बाई डी, तो फिर डी को यहाँ लाओगे तो ये बन जाएगा एंगुलर पोजीशन। ये एंगुलर पोजीशन हो गया mth डार्क का। हमको कौन सा डार्क का पूछा है? फर्स्ट डार्क। तो θ1 विल बी 2 इंटू 1 -1 लैम्डा बाई 2d। 2 -1 मतलब लैम्डा बाई 2d। In short, they are asking you what is lambda by 2d. What is wavelength used? 5460 angstrom 10 raised to -10. What is small d? 0.1 mm मतलब 10 raised to -4. 10 raised to -4. Good. Then ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to -6। ये हो जाएगा आपके पास 2730। ओके 2730। ये 0 भी इसको दे दो तो 10 raised to -5, 10 raised to -5। ओके, तो 273 इंटू 10 raised to -5 डिग्री की रेडियन, रेडियन, क्योंकि सब एसआई में है और आंसर डिग्री में है। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हो?
मल्टीप्लाई बाय 1/180/पाई। देन अब रफली ये जीरो भी इसको दे देंगे, 10⁻⁴ हो जाएगा। सही है। 273 इंटू 18/पाई। अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग पाई की वैल्यू 3 ले लो, 1 एंड 6 273 के ऊपर 275 इंटू 6 कर लो, ज्यादा इजी होगा, क्योंकि 275 इंटू 6 पहले 250 इंटू 6 करोगे, और 250 इंटू 6 1500 होता है ना, 25 6 15 होता है, 150 होता है ना, बराबर। सही है। तो अप्रोक्सीमेटली 250 इंटू 6 1500 आ गया, ऊपर का 25 इंटू 6 150 आ गया, 16 समथिंग 1638। ठीक है, 1638। और ये अप्रोक्सीमेशन ही कर रहे हैं हम लोग, नीचे पाए जो था वो 3.14 था, हमने इसको 3 मान लिया, तो ये 1638 आ गया। 1638 मैं रफली 1700 मान लूंगा, 1700 मान लेंगे इसको, इंटू 10⁻², मतलब 0.16 0.17 डिग्री आना चाहिए, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और टेलीस्कोप इज यूज्ड। अभी वेव ऑप्टिक्स में अगर टेलीस्कोप ये वर्ड तुमने सुना, क्योंकि पता है हम वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, ये दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप रे ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप मेंशन करोगे तो वहां पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। रिजॉल्विंग पावर के अलग अलग फॉर्मूलाज है, अगर आपको याद होगा। मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का याद है, 3 फॉर्मूला थे। एक D/U था, जनरल फॉर्मूला, कैपिटल D/U, where कैपिटल D इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा था 1+D/F, जब जब इमेज बनता है एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, V = D। और एक केस में इमेज बनता है इंफिनिटी पे, तो D/F होता है वो। तो ठीक है, वो हम बाद में वापस देखेंगे। ये मैंने माइक्रोस्कोप के बताया आपको, टेलीस्कोप का एक ही फॉर्मूला था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ऐसा एक फॉर्मूला बनता है मैग्नीफाइंग पावर का। तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप यहाँ पे कम वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज है, 2 या 3 ही है, वहां पे यू हैव गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। तो एनीवेज हमने वेव ऑप्टिक्स में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेलिक क्राइटेरिया, ये सब देखा था। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको कम से कम वो जो 4-5 फॉर्मूला थे वो याद होने चाहिए। तो आपको पहले तो ये याद होना चाहिए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप नहीं माइक्रोस्कोप, 3 फॉर्मूला थे। एक था फॉर सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन अल्फा, और एक था फॉर नॉन सेल्फ लुमिनस लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। इन दोनों का रेसिपी अगर आपको देगा रिजॉल्विंग पावर, और टेलीस्कोप के केस में एंगुलर रेजोल्यूशन हम लोग मेजर करते हैं, एंगुलर डी थीटा 1.22 lambda by d, where lambda is the wavelength of light used and capital D is aperture of the lens. So telescope is used to resolve 2 stars separated by 4.6 into 10⁻⁶ radian, separated by 4.6 into 10⁻⁶ radian, मतलब क्या दिया है, d theta, limit of resolution, angular limit of resolution दिया है। If the wavelength of light used is 5460 angstrom, what should be the aperture of the objective of the telescope? Aperture मतलब diameter of the lens, objective lens का diameter पूछा है आपको। तो d theta = 1.22 lambda by capital D। ये 1.22 कहाँ से आया? नहीं, माइक्रोस्कोप में सेल्फ लुमिनस की बात करते हो, वे माइक्रोस्कोप में जो आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हो वो खुद की लाइट इमिट नहीं भी करेंगे, ऐसा भी होता है। ये टेलीस्कोप है, स्टार्स का तो खुद का लाइट होता ही है नॉर्मली। ये 1.22 आता है सर्कुलर एपर्चर से, क्योंकि लेंस के एपर्चर डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं, तो सर्कुलर एपर्चर होगा तो 1.22।
तो d इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी थीटा. So you have 1.22 into wavelength. Wavelength 5460 angstrom, मतलब 546 नैनोमीटर अपॉन डी थीटा इज 4.6 into 10⁻⁻6. अब हमको आइडिया दिख तो रहा है यहाँ से कि ये 1 मीटर और 2 मीटर, तो परफेक्ट 1 और 2 तो होगा नहीं. देखो क्यों नहीं होगा. नंबर 1, चलो एक काम करते हैं, ये जो 10⁻⁻9 था ना, इसको 10⁻⁻7 लिख लेते हैं, -7 कर लेते हैं. 2 इसको दे दिए, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 रह जाएगा. एक चीज 1.2 इंटू 5.4, ट्रिपल, ओके, 6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4.6. ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो होगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि एग्जैक्ट कैंसलेशन दिख ही नहीं रहा है नंबर्स का. ना 1 आ रहा है ना 2 आ रहा है. एग्जैक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं क्या? नहीं. तो फिर अभी जैसे अब तुमने बोला 6 पॉइंट समथिंग, नीचे 4.6 था, 4.6 2 साइज 9.2, तो आंसर 4.6 और 9.2 के बीच में आता है. ऊपर ऊपर क्या आता है? 6.66. मतलब आंसर आपका आएगा 1 और 2 के बीच में, और साथ में 10⁻⁻7 है. तो 0.1 जो भी है वो, तो भी आपकी श्योरिटी के लिए एक बार कर लो, है तो आंसर वही 1.22 इंटू 5.46, 6.6 डिवाइडेड बाय 4.6 आ गया 1.448, और साथ में 10⁻⁻1. 1.448 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.1448 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A screen is placed 50 सेंटीमीटर फ्रॉम सिंगल स्लिट, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न है. सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो कैपिटल डी दे दिया आपको 0.5, विच इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, 6 into 10⁻⁻7. If the distance between first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, the width of the slit is. तो पहले, सबसे पहले you need to understand exactly कि क्वेश्चन में क्या है. ये सेंट्रल मैक्सिमा था. डिस्टेंस किसका बोला है आपको? बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा. तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकेंड मिनिमा है, और ये थर्ड मिनिमा है. यहाँ पे भी थर्ड मिनिमा है. सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन. आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा इज 3 mm, और विड्थ पूछा है. मतलब आपको ये दोनों डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन दिया है. तो लेट अस से ये मिनिमा थर्ड है ना, तो x3, और ये मिनिमा फर्स्ट है तो x1. तो व्हाट इज गिवन टू यू? x3 माइनस x1. तो x3 माइनस x1 आपको कितना बता दिया? 3 mm. 3 mm मतलब 3 into 10⁻⁻3. नहीं बराबर है ना, 3 mm दिया हुआ है, करेक्ट है. और आपको पूछा था व्हाट इज width of slit. What is the condition for minima in diffraction pattern? मुझे इंटरफेरेंस का बता रहे हो. डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है. डिफ्रैक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन जो होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा का होता है. मतलब पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा. ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है. तो अब ये थोड़ा सा स्टेट बोर्ड से हट के आएगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आप लोग क्या बोलते हो कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा. किसके लिए? मिनिमा के लिए. लेकिन पार्ट डिफरेंस फाइंड होता है, क्या करते हो? a sin थीटा. याद है क्या? a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा. फिर आप बोलते हो एंगल छोटा है तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाई a. और आप बोलते हो ये nth ऑर्डर मिनिमा के लिए है. दिस इज फॉर
nth ऑर्डर मिनिमा। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगेन अगेन वो थ्योरी इतना डिटेल लेने का रीजन यही होता है कि यू स्टार्ट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। एक एंगल पे आपका थीटा वन एंगल पे फर्स्ट मिनिमा बना है, फिर थीटा टू पे सेकंड बना है, फिर थीटा थ्री पे थर्ड मिनिमा बना है। ये एंगुलर पोजीशन है। हमको हमको डिफरेंस दिया है लीनियर। लीनियर मतलब इन टर्म्स ऑफ मीटर डिस्टेंस। ये कौन सा पोजीशन था? एंगुलर। तो थीटा वन में लिखूंगा तो लैम्डा बाय ए इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। थीटा थ्री लिखूंगा तो थ्री लैम्डा बाय ए इज द पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा। जैसे तुम लीनियर को कन्वर्ट कर रहे थे एंगुलर में, कैसे कन्वर्ट कर रहे थे? डिवाइड बाय डी। तो फिर अगर मुझे एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय डी। तो यहाँ पे अगर आपको इसी को लिखना है डिस्टेंस के टर्म्स में तो मल्टीप्लाई बाय डी करना पड़ेगा, डन। तो थीटा इंटू डी, थीटा क्या है लेकिन एन लैम्डा बाय ए इंटू डी। तो ये आ गया आपके पास nth मिनिमा का पोजीशन। ये मैक्सिमा नहीं है, ये मिनिमा है, क्योंकि हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो x3 माइनस x3 x3 क्या आएगा? 3 लैम्डा डी बाई x3 विल बी 3 लैम्डा डी बाई ए। तो इस इक्वेशन से आगे x3 माइनस x1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ से आगे x3 विल बी 3 लैम्डा डी बाई ए माइनस x1 विल बी लैम्डा डी बाई ए। लैम्डा डी बाई ए इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ तो लैम्डा डी बाई ए कॉमन क्यों निकालना है? 3 - 1 करो ना, 2 लैम्डा डी बाई ए 3 इंटू 10⁻³ यू आर सपोज टू फाइंड आउट ए। अदर वैल्यूज तो आपके पास है ही। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल डी दिया है, कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 अपॉन ए तो फाइंड ही करना है, इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻3। व्हाट इज 6 5 जा 30, व्हाट इज 6 इंटू 0.53? ये और ये हो गया कैंसल। 10⁻⁻7 और -3 इधर 10⁻⁻4। तो ए वहां शिफ्ट कर दो, ए इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ऑप्शन नंबर अब सिर्फ एक चीज जो एक्स्ट्रा आपको और पता होनी चाहिए, इंटरफेरेंस पैटर्न में चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, सबका फ्रिंज विड्थ सेम होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में डार्क फ्रिंजेस होते ही नहीं है, डार्क होते हैं पॉइंट्स। और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ अलग होता है, कितना होता है? 2 लैम्डा डी बाई ए। बाकी सबका होता है लैम्डा डी बाई ए। मैंने यहाँ पे फ्रिंज विड्थ छोटा दिखाया, छोटा दिखाने का रीजन ये नहीं था कि फ्रिंज विड्थ कम है, ये फेंट है ऐसा दिखाना था। क्योंकि मैं अभी कलर शेडिंग नहीं करते बैठ सकता हूँ ना, तो मैंने क्या किया, ये स्मॉल दिखा दिया। तो याद रखना सेंट्रल फ्रिंज को छोड़ के बाकी सारे फ्रिंजेस का सेकेंडरी मैक्सिमास का विड्थ होता है सेम, और वो होता है लैम्डा डी बाई ए। सिर्फ सेंटर का होता है 2 लैम्डा डी बाई ए, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये भी आपको कंपेयर करना है दोनों में, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में। अगला क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट of wavelength 6000 angstrom get diffracted by a single slit of width 0.3 mm. The angular position of first minima is, अभी देखा एंगुलर पोजीशन, क्या पूछा आपको? एंगुलर पोजीशन पूछा है ना, अभी तो लिखा व्हाट इज एंगुलर पोजीशन, एन लैम्डा बाई ए। तो थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। तो थीटा वन इक्वल टू लैम्डा बाई ए। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6 इंटू 10⁻⁻7 और ए कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻4। जोक है, जोक हो गया। 2 इंटू 10⁻⁻3 रेडियंस, खत्म। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।